बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क भर में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। आटे का बहरान भी सर उठा रहा है और 200 रुपये फ़ी किलो तक चीनी कई जगहों पर पाकिस्तान में जा चुकी है। वजह उसकी ये बताई जा रही है, पंजाब सरकार जो निगरान है कि यहाँ पर 2 स्टे ऑर्डर हैं हाई कोर्ट के, जिसकी वजह से चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सकता। बराह रास्त या बिलवास्ता उसको ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। तो ये असल में मामला है कि इस पर आज तफसील से हम बात करेंगे। फिर परवेज़ लाई साहब का केस है, बाजियाबी हुई कुछ देर पहले, मुकदमा नंबर 23/3 में इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ़्तार कर लिया है। और तीसरी अहम खबर जो है वो आर्मी चीफ्स की जो ताजरान से मुलाकात हुई कल और परसों, उस हवाले से है। कल भी हमने प्रोग्राम में इस बारे में बात की थी, ज़िम्मेदारों से भी हमने गुफ्तगू की, जो शुरका थे इस मुलाकात के उनसे भी बात की। मईशत की बहाली का ये मिशन है जिसमें निगरान सरकार हो या अस्करी क़यादत हो, वो एक पेज पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कल से इस मुलाकात के बारे में जो भी तफसील बयान की गई उसमें कुछ इबहाम देखने को मिल रहा है। बिलखुसूस हमारा तो ख्याल ये था कि ये प्योरली एक मुआशी मामला है, लेकिन इसमें सियासी एंगलिंग कहीं दिखाई दी है कि शायद सियासी जमातों के हवाले से खुल के वहाँ बात हुई है। अकील करीम ढेडी साहब भी वहाँ मौजूद थे। वो ये समझते हैं कि ये प्योरली मुआशी मामले पर ही गुफ्तगू हुई, सियासी जमातों का ऐसा जिक्र नहीं हुआ। अलबत्ता शाम साहब, जो कल गुफ्तगू हुई आपसे भी और दो उससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं 2 आर्मी चीफ की, उसके बाद फौरी तौर पर जो अफाका कहीं दिखाई दिया तो वो ओपन मार्केट में डॉलर पर है। 8 से 10 रुपये उसकी कदर में कमी हुई। इत्तला ये है कि 2-4 लोगों को ऊपर हाथ डाला है तो कुछ बेहतरी हुई है। चलिए अल्लाह करे ये रिलीफ मुस्तकिल हो। बहरहाल जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो तो यही कहते हैं कि वहाँ सियासत जो है उस पर बात नहीं हुई। हाँ, तो मईशत पर बात होती है। अकील साहब आ गए फ़ोन पे फिर तो डैडी साहब है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताइए, आप तो आर्मी चीफ से मुलाकात में मौजूद थे कि उस हवाले से जो बातें फैल गई कि भाई उन्होंने कुछ सियासी जमातों पर तनकीद की है और उन्हें निशाना बनाया है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्योंकि हमारे कई दोस्त जो हैं जो लाहौर में जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है वो तो इससे तायद नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि वहाँ तो सियासत ज़ेरे बहस थी ही नहीं, सारा मामला मईशत ही का था। मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिसने भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी सियासी पार्टियों के हवाले से इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ सिर्फ मईशत की बात हो रही थी। लोग पैनिक हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, रुपी वीक है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। SIFC के हवाले से उन्होंने बताया, कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बात हुई, माइनिंग के हवाले से बात हुई, लोगों के पर्सनल इशू हैं, सिटी के अंदर जो हर्डल्स हैं उसके हवाले से बात हुई। और उन्होंने जो बातें की हैं वो यही की हैं। जैसे सिंध के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर जस्टिस रिटायर्ड हैं और हमारे DG रेंजर्स तो ये मिल के डेफिनेट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराएंगे। और जो हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे और जो हर्डल्स हैं वो सारी हर्डल्स उनकी हम दूर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। और उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है और आगे भी मदद का वादा किया है। तो ये मैं आपको रेस्ट अश्योर करा रहा हूँ कि ये जो बार बार यहाँ बातें हो रही है डिफॉल्ट, तो ये सारी यकीन दहानी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानी कराई है, कतर ने कराई है, अबू धाबी ने कराई है। तो इस तरह उन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई हैं और उसकी वजह से जितनी बिजनेस कम्युनिटी थी जो बहुत ज्यादा, जब मीटिंग में आए थे तो पैनिक थे, लेकिन जब वो वापस गए तो वो काफी अच्छा अकील साहब आपको बिलखुसूस आज ज़हमत इसलिए भी हमने दी कि मेरा ख्याल आप उन चंद अफराद में से हैं जो हमेशा इस कदर आला सतही जो मुलाकातें होती हैं, चाहे अस्करी क़यादत से या सियासी क़यादत से, उसमें आप हमेशा शरीक रही हैं जब से मैंने एटलीस्ट 15-20 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। आप इससे पिछले दौर में भी जो आर्मी चीफ थे उससे पहले भी उनसे मुलाकात करते रहे। मोरलेस तकरीबन ऐसी अज़ाइम, ऐसी बातें की जाती हैं। फ़र्क क्या आपको दिखाई दिया इनके साथ हुई मुलाकात में और माजी में हुई मुलाकातों का? पहले जो होती थी जनरल बात होती थी, इन्होंने एक एक बात के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया है
अपना कॉन्फिडेंस दिलाया है, लोगों को कुरान की आयत से बताया है, उसका तर्जुमा करके बताया है कि हम मुसलमान हैं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए और ये मुल्क हमारा सबका है, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। इस तरह की बातें की हैं जो सबके दिलों को लगी है और इशू पे बात की है। ये नहीं है, बहुत सारे इशू आए हैं, हर आदमी को पूरा मौका मिला है। अमूमन होता है इधर 3-4 आदमी सवाल करते थे, उसके बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती थी। जितने लोग मीटिंग में थे, मेरे ख्याल से 65 बिजनेसमैन थे, 63 लोगों ने सवाल किए। 2 लोग रह गए थे, उन्होंने कहा आप डिनर के दौरान मुझसे बात कर। नहीं तो अगर 55 लोग थे, बुलाया अकील साहब 55 लोग थे, तो उनमें से 63 ने कैसे सवाल कर लिए? 63 में खल कह रहे हैं, लाइन 1 to 1 सबको चांस दिया, अगर सब ने सवाल हर एक आदमी को लाइन के साथ माइक वो दूसरे को दे रहा, तीसरा चौथा। आपने क्या सवाल किया और क्या तजवीज पेश की? मैंने जो सवाल किया मैं आपको बता दूं, मेरा अपना सवाल, मैंने कहा मार्च, अप्रैल, मई, जून ये पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस था। जुलाई के थोड़े से नंबर मुश्किल आए, अगस्त के नंबर भी इतने बुरे नहीं हैं। तो मैंने कहा चीजें तो बेहतर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को क्यों पैनिक है? स्पेकुलेशन को रोकना है। स्पेकुलेटर, जाहिर बात है कि स्टेट बैंक के पास रिजर्व नहीं है और रिजर्व ना होने की वजह से स्पेकुलेटर हमें डैमेज कर रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि हम उनको किल करेंगे। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या आर्टिफिशियल काम कर रहा है तो उसको हम रोकेंगे। अकील साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि कुछ वहाँ पे जो शुरका थे उनकी ये मांग थी कि पहले एहतसाब किया जाए और फिर इंतखाब की जानिब जाया जाए? देखें, किसी ने भी जो बात क्या हुई है कि इन्होंने ये यकीनदानी कराई है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, जो डेट दी जाएगी उस पे इलेक्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गई क्लियर। और इंडिकेशन लोगों को जो लगी है कि ये 6 महीने तक इलेक्शन होंगे अप्रोक्सीमेट लोगों के ज़हन में। लोगों ने सियासी सवालात किए, वैसे सियासी सवालात बहुत कम हुए हैं। मईशत के हवाले से ज्यादा बात हुई है, हर्डल्स के हवाले से ज्यादा बात हुई है और उन्होंने एक एक चीज पे जवाब दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत मीटिंगें होती हैं, लेकिन ये मीटिंग उन सबसे अच्छी मीटिंगों में से एक मीटिंग। चले जाते जाते ये कि ये 2-4 दिनों के अंदर ही डॉलर जो बेकाबू अभी भी है, 8-10 रुपए उसमें कमी कैसे आ गई है? क्या कुलिया लगाया जो पहले? मैं आपको वजह बताता हूँ। इस वक्त क्या है, एक इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड करता है, उसमें तो आपका डेली का 300 मिलियन 250 मिलियन डॉलर ट्रेड होता है। उसके रेट अगर 200 से 297 है और 300 हो जाता तो समझ में आती है। एक है ब्लैक मार्केट। तो ब्लैक मार्केट में अगर मनी चेंजर 10-10 रुपए की बिलियन आप देंगे कि भाई 20 रुपए में खरीद रहा हूँ 30 में बेच रहा हूँ, तो उससे डेफिनेट पैनिक होता है। और उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई कि ये पैनिक हम दूर करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जितने बिजनेसमैन हैं आप हमसे कांटेक्ट में रहें, आप हमें अपने सवालात भेजें, हम डेफिनेट उसमें आपको ताउन करेंगे, जो हम अगर आपकी मदद कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो मेरा ख्याल तो नहीं है कि कोई ऐसी बात हुई है। मुझे तो लग रहा है कि मीटिंग में मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो उसने ये कहा हो कि मैं सेटिस्फाई होके नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद हमने रिएक्शन में चीजें बेहतर होती हुई भी देखी। आज आप देखें ब्लैक मार्केट को हमने टूटते हुए भी देखा है। एक सवाल हमारा भी था कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें अंडर इनवॉइसिंग होनी शुरू हो गई है, तो उन्होंने ये बात भी सुनी और इसके ऊपर मैंने आज खुद ये चेक किया। तो 2 दिन पीर और मंगल, आज दूसरा दिन है। आज एरी-6 जो राइस एक्सपोर्ट होता था उसकी रेट चेंज हो गए, $350-450 में जा रहा था, $550 से $650 हो गई उसकी प्राइस। और इंटरनेशनल मार्केट में जो खरीदार है वो $650 का खरीदार भी है। तो हम ये नीति गिट्टी को भी चेक करें कि यहाँ से हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, हमारी प्रॉफिट पूरी आ रही है नहीं आ रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये सारी चीजें हमें वक्फन करने की भी जरूरत है, बिजनेस कम्युनिटी की भी। अब जैसे जमीनों पे कब्जे की भी बात हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, बात नहीं हुई है। उन्होंने ये यकीनदानी कराई कि गलत काम जो भी करेगा उसको हम रोकेंगे। फिर बात हुई है कि दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई है। उन्होंने कहा हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी जमीन पे आके कोई दहशतगर्दी करे। ठीक। और हम इस
طرح کی یہ ساری جنرل باتیں ہوئی ہیں اور یہ باتیں ایسی تھی جس سے سیٹسفیکشن ملا ہے. چلیں اللہ کرے ہمارا جو تھا نا پینک کا تھا وہ پینک لوگوں کا تھوڑا سا اللہ کرے جی کہ یہ پینک بھی کم ہو, یہ ریلیف عام شہری تک بھی جائے, مارکیٹ بھی کچھ سٹیبل ہو. بیسیت پاکستانی بیسیت صحافی ہماری بھی یہ دعا اور خواہش ہوگی. جناب وکیل کریم ڈیڈی صاحب بہت شکریہ, آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا پروگرام کے لیے. موضوع تو یہی ہے لیکن آج اچانک ایک بڑی اہم شخصیت میرے ہتھے لڑی اور وہ ہیں بھی آپ اس کے ہتھے لگ گئے, یوں کہہ لیں. ہوا یہ کہ قابل قدر جناب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نگران سرکار میں جو ہے جناب انیق احمد صاحب, وہ آج خیر سگالی کے دورے پر دنیا آفس جب تشریف لائے تو ذمہ داران سے ملاقات ہوئی تو وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے انہیں اچک لیا اور جناب نوید کاشف صاحب کی مہربانی انہوں نے اس سلسلے میں سہولت فراہم کی. جی لوگ جو ہیں جی شامی صاحب پہلی بات فائز رہ چکے. جی پہلی بات تو یہاں آمد پر میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا, اور خود ایک سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنا, آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا. یہ بھی کسی بڑے باس بریلی کو نہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا انیق تھا. واہ 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 واہ, فوراً جی. تو آپ کو کیسا لگا وزیر بن کے؟ کچھ بدلا ہے؟ ماحول بدلا ہے. مجھے کراچی چھوڑنے کا بڑا افسوس ہے, میں نے زندگی میں کبھی اپنے شہر کو نہیں چھوڑا. یہ عارضی ہے نا, یہ عارضی ہے الحمدللہ. 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں. کہا یہی جاتا ہے کہ عارضی ہے, اور جو کہتے ہیں ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیے اب عرض یہ ہے کہ اصولاً تو ہماری بات مرزا سولنگی صاحب سے یا وزیر خزانہ سے ہونی چاہیے. جی بالکل. لیکن چونکہ آپ تشریف فرمائیں اور کابینہ کی کئی اجلاسوں کا حصہ بھی رہتے ہیں, جو گفتگو ہم جناب وکیل کریم صاحب سے کر رہے تھے, جو سپہ سالار کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف تاجروں سے, اسی سلسلے کے تسلسل کو آگے بڑھا کے تھوڑی سی آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا. عقیل بھائی نے جو باتیں کی, وہ عقیل بھائی میں نے اس لیے کہا کہ وہ ہمارے بہت دوست ہیں اور بڑا ایک عمر گزری ہے ان کے ساتھ. تو یہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے جو باتیں کی میں غور سے سن رہا تھا. ایک بات وزنی تھی اور ایک لفظ آخر میں استعمال کیا کہ ہم بالکل سیٹسفائی ہیں, مطمئن ہو رہے ہیں نا. تو ایک بہت بڑی جائنٹ بزنس ٹائکون وہ یہ بات کہہ رہا ہے جو اپنے شعبے کا بہت شروع کی صفوں کا آدمی ہے, تو اس کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے. تو عقیل کریم ڈیڈی جب یہ بات کہہ رہے ہیں اور 63 سے 65 ہمارے کراچی کے میں اتفاق سے وہیں تھا کراچی میں اس دن, اور چیف صاحب کی جو گفتگو ہوئی, پھر میرے جو دوست تھے عقیل بھائی کے علاوہ, عقیل بھائی سے میری ملاقات بھی نہیں ہو پائی, لیکن وہ لوگ جو شامی صاحب وہاں شریک تھے, پھر ہم رات کو کہیں ملے اور تو وہاں میں نے بھی ان سے پوچھا کیا گفتگو ہوئی. سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جس شخص سے میری ملاقات کی اس نے کہا کہ آج ہم مطمئن ہوئے الحمدللہ. تو یہ بڑی حیرانی کی بات محسوس ہوئی مجھے, اور خوشگوار حیرت. یعنی آپ ایک وزیر کے طور پر جی بہرحال مذہبی امور کے اس کو تو آپ دیکھیں گے ہی, جی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بھی اطمینان ہے مجھے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ جی یقیناً. اور پاکستان اس کرائسس پر قابو پالے گا؟ مجھے یقین ہے, بلکہ یقین کیا شامی صاحب, میرا ایمان ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو روحانی اطمینان وہ نصیب ہوتا ہے. ہمارے چیف صاحب ذکر بھی کیا ابھی ڈیڈی صاحب نے کہ چیف صاحب جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور جو ایک کنوکشن ہے, جو ایک کمٹمنٹ ہے. حافظ قرآن ہے, پہلے حافظ قرآن ہے جو آرمی چیف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا حافظ قرآن ایک الگ چیز ہے اور بہت اہم بات ہے حافظ قرآن, لیکن قرآن کریم کی تفہیم شامی صاحب یہ اس سے ذرا آگے کی چیز ہے. جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور ہم لمبی گفتگو ہوئی اور کم از کم 30 منٹ چیف صاحب نے گفتگو فرمائی. یہ کابینہ کے اجلاس کی بات, یہ کابینہ کے اجلاس کی بات تشریف لائے تھے, اور سی جی ایس بھی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, اور بڑے ہمارے جو اعلیٰ عہدیداران وہی موجود تھے. تو میری زندگی کی پہلی ملاقات تھی چیف صاحب سے, اور میں ان کی گفتگو سن رہا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ تکلموا لتعارفوا, کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. شامی صاحب یہ پروگرام آپ کا لائیو جاتا ہے, اور میں صرف ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا, جس دن میں نے یہ گفتگو سنی چیف صاحب کی
उस रात मैं सुकून की नींद सोया। अल्लाह। एक कमिटमेंट होता है, दो चीज़ें हैं, एक आपकी सिंसियरिटी, दूसरी कैपेबिलिटी। यानी जो मेरा ख्याल है कि मुझ में इखलास है या नहीं, जो मैं सलाहियत है कि नहीं, दूसरी कैपेबिलिटी, सलाहियत। मेरे अंदर बहुत इखलास है, लेकिन क्या मुझ में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी है कि मैं इन मसाइल का खात्मा कर दूं? मैंने चीफ साहब में, अपने प्राइम मिनिस्टर में ये खूबियां देखी। काकड़ साहब, ही इज़ ए वेल रेड पर्सन, एक किताब रोज़ाना पढ़ते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, इकबाल को घोल के पी लिया है, और सिर्फ उर्दू वाला इकबाल नहीं, फारसी वाला इकबाल, जो मेरे लिए एक हैरानी का सबब था। आप जानते हैं कि इकबाल से हमें इश्क है, बस। तो एक विजन होता चले है ना। आपने जनाब चीफ का जिक्र कर लिया, जनाब निगरान वज़ीर आज़म का जिक्र कर लिया, वो काबीना भी उसके पल्ले भी कुछ है या नहीं? एक नहीं, तो काबीना हीरा हमारे सामने बैठा हुआ है ना। नहीं, ये तो खैर बड़ी आपकी मोहब्बत। देखिए, काबीना इंतहाई बासलाहियत अफराद पर मुश्तमिल है। मैं आपकी खिदमत में ज़रा वाज़े करता हूँ, जो काबीना के अफराद मौजूद होते हैं और मौजूद हैं, आप उनका पूरा माजी उठा के देख लीजिए। उन्होंने इस ममलिकत की खिदमत के लिए हमातन जद्दोजहद की है। नंबर 1, किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, वो जलील अब्बास जिलानी हो, वो शमशाद अख्तर हो, वो गौहर एजाज हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। पहली बात। दूसरी बात वही जो मैंने अभी अर्ज़ किया था कि सिंसियरिटी और कैपेबिलिटी। सर, आपकी जो वजारत है ना, उससे जुड़े 2-3 अहम सवाल, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हम उठाना चाह रहे हैं। वो ये कि जो हमारे दोस्त बरादर इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ तो ज़ाहिर बात आपकी वजारत की बराह रास्त हैंडलिंग है। जी जी। एक ख़बर तो ये है कि वहाँ से भारी सरमायाकारी आ रही है, लेकिन इसकी तस्दीक तो हो ही चुकी। मैं इससे पहले ले जाना चाह रहा हूँ। जी सर। कुछ अर्सा पहले तक ये इत्तला थी कि सऊदी अरब तक से हमारे जो मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनमें कोई गड़बड़ हो चुकी थी, कोई उसमें कोई गैप आ चुका हुआ था, कोई गलत फहमी या कोई शिकायत पैदा हो चुकी थी जी, शायद माजी की हुकूमत की वजह से या किसी और की वजह से। एक तो उसकी तस्दीक करें, और क्या वो गैप और ताल्लुक ठीक हो चुका है? देखिए, जामी, जो माजी की बात है मैं उस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन बीइंग ए मेंबर ऑफ फेडरल कैबिनेट, मेरी कुछ मुलाकातें हुई, और जो सऊदी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, मोहतरम नवाफ मालकी साहब, उनसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क़ुर्बत है, उनसे डिस्कशंस होती हैं। इस किस्म का कोई मिसट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट कहीं नहीं पाया जाता। अब नहीं पाया एक बात तो मैं बिल्कुल वजाहत से बयान कर दूं, माजी में क्या हुआ मुझे ना बोलना चाहिए, ना मैं इस बात का अहल हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन इस वक्त हम इंतहाई अच्छे ताल्लुकात को इंजॉय कर रहे हैं, और इनके असरात, खुशगवार असरात हमारी रियासत पर मुरतब हो रहे हैं और होंगे। सऊदी वजीर हज तशरीफ लाए थे, हज वाला नुक्ता रह गया, उस पर बात करनी। एक छोटा सा सवाल मेरा सर जी। कुछ इत्तलात ऐसी मिली कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं, उनके लिए भी कुछ हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक सरगर्म हुए या उनके अहले खाना से मुलाकात की कि उनको कोई मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? अच्छा, ये बताइए मुझे। अब आ जाएं आप शामी साहब की जानिब। अलीक साहब सर, एक पाकिस्तानी नौजवान तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद नवीद, जो दारुल उलूम मदीना बटखिला का तालिब इल्म है जी, उसने किर्गिज़स्तान में बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न क़िरत में जी पहला इनाम हासिल किया। जी, सुभान अल्लाह। और एक दूसरा पाकिस्तानी नौजवान हाफिज़ आज़म तारिक 14 साल जी, वो मस्जिद हराम में जो मुकाबला हुस्न क़िरत जारी है जी, उसके फाइनल राउंड में पहुंच गए। जी हाँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल करते हैं, दूसरे शोबों में आगे बढ़ते हैं, तो उनकी पजीराई होती है सरकारी सतह पर, मुतलका वज़ीर उनको बुलाते हैं, वज़ीर आज़म उनको थपकी देते हैं, तो इन नौजवानों को भी आप उनके सर पे को हाथ रखेंगे? यकीनन शामी साहब, आप वाकिफ़ हैं मेरी दिलचस्पियों से, एक तवील अरसे से आपसे गुफ्तगू हो रही है, आपसे सीख रहे हैं।
شامی صاحب یہ بڑے موضوعات ہیں. دین کو زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے اور ہم یعنی ہمارا یقین نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے. وہ کوئی بھی شعبہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین میرا مکمل ہے تو وہ کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، وہ معیشت ہو، معاش ہو، سماج ہو، سیاست ہو، ثقافت ہو، سب دین کے پیراڈائم میں سب کو شامل کیا جاتا ہے. ہمارا کینوس بہت بڑا ہے. جو آپ نے بات فرمائی نا، یہ بچے یہ کیا ہیں؟ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. کسی بھی قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہو تو اس ملک کے نوجوانوں کا حال دیکھ لیا جائے. آج بڑے بڑے مسائل ہیں ہمارے سامنے. ایتھیزم کا بڑا مسئلہ ہے، الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے. آج دین اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سامنے آ رہا ہے. آج LGBT، ٹرانسجینڈر، یہ بڑے موضوعات ہیں. آج میرے اور آپ کے بچے سوالات ہم سے کرتے ہیں، یعنی ہمارے گھروں کے بچے جو ایک دینی ماحول میں پلے بڑھے ہیں، ان کی گرومنگ ہوئی ہے کہ جناب والا ایمانیات کا اپنا ایک مسئلہ ہے، لیکن نئے سوالات، ان کے جوابات ہم نے منسٹری میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلا کر نئے ٹاپکس پر لکھوانا شروع کر دیا ہے کہ پورے پاکستان کے علماء. ایک بات اور جامی صاحب، پورے سوال میں رہ جانا جو حج سے جڑا ہوا ہے، میں اس سے آتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی آپ کی جو ملاقات ہوئی، اور اس شعبے میں یعنی اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے، اور اس کے باوجود اس شعبے میں بھی اتنے فراڈلنٹ کمپلینٹس ہیں، اتنی زیادہ شکایات رہی ہیں ماضی میں. آپ نے کیسے اس کو دیکھا اور کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں شکایت کم ہو اور یہ کام آسان ہو؟ جی بالکل، میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ ذمہ داری ہے. یہ ایک جاب نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں تو حجاج کی دعائیں لے کر جاؤں. لیکن وہ جو بات آپ فرما رہے تھے نا، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کو تھپکی دینا، ان کو آگے لانا اور ان کو معاشرے کا وہ شہری بنانا کہ آپ کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں سوسائٹی کے لیے، اس کے لیے منسٹری نے بڑا ایک جامع پلان بنایا ہے. ہم ایک کام اور یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا جو الگ الگ، ہماری جو دنیا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں بات کر رہا تھا کہ دولت کی تقسیم وغیرہ، قرآن کا بیان کر رہا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے معاشروں میں صرف چند ہاتھوں تک ہی مرکوز رہے. سرکولیشن آف ویلتھ، ناٹ کنسنٹریشن آف ویلتھ. سسٹم فنڈامنٹلز تو قرآن دے رہا ہے نا، سسٹم بنانا ہمارا کام ہے. سعودی وزیر حج تشریف لائے. وزیر اعظم صاحب کا خصوصی حکم یہ تھا کہ جناب والا آپ کو ایک انتہائی اہم ٹاسک دیا جا رہا ہے، اور وزارت سنبھالے ہوئے شاید 2.5-3 دن ہوئے تھے. اچھا، جڑا والا کا واقعہ بھی تھا. پرائم منسٹر گئے جڑا والا، میں ان کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا اور میں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں جناب والا، میں نے آپ کو زیادہ اہم بات کی. پرائم منسٹر صاحب گئے کراچی، مزار قائد پر پہنچے، حاضری دی. میں جانا چاہتا تھا، میرا شہر ہے کراچی. میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں، منع کر دیا. وزیر حج کا دورہ، میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے بھی علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کرا دے گا. ایک تو اللہ کی مدد نمبر 1، تھوڑی سی فائز دیکھنی پڑتی ہیں، اندر جانا پڑتا ہے، پین لینا پڑتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. کیا فیصلے کیا؟ جی میں چند، وہ بہت بڑے فیصلے ہیں، بڑے، پھر پریس بریفنگ ہوئی ہے اور وہ بھی سب ہم نے باتیں بیان کی ہیں. لیکن پہلا کام یہ ہے شامی صاحب کہ روڈ ٹو مکہ ایک اسکیم ہے، ایک فیسیلیٹی ہے جو یہیں سے امیگریشن ہو جائے. مہر لگ گئی اور ہمارے حجاج آرام سے گئے. وہ جدہ پہنچے یا مدینہ پہنچے، سامان اٹھایا اور چلے گئے. لیکن وہ سہولت صرف ایک شہر تک، اسلام آباد تک. سعودی وزیر حج محترم ڈاکٹر توفیق ربیعہ صاحب، انتہائی لرنڈ آدمی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین انسان. ایک ایک بات ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی جس سے انہوں نے اتفاق کیا. ہم نے ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ جناب والا صرف اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور،
कोयटा, मुल्तान, सक्खर हमारी परवाज़ें हुज्जाज को लेकर जाती हैं। एक ही शहर क्यों, हम चाहते हैं कराची से भी ये मामला हो, बिल्कुल ठीक, लाहौर से बिल्कुल भी ठीक, हो। बिल्कुल ठीक। तो MOUs पे साइन हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक कर लिया उन्होंने। इत्तेफाक कर लिया गया। अब इंतजामात करने ये किंगडम का फैसला जो होगा, ठीक है। हमने अपनी दरख्वास्त, हमने अपना मारूज़ा पेश कर दिया। माशाअल्लाह। हम ये चाहते हैं कि हुज्जाज को बिल्कुल वो सहूलत मिल जाए, सहूलतें मिलें, एक ही जगह वो और रहें। हाँ जी ठीक। इसके बाद ये कि हम एक काम और ये जो कर रहे हैं ना, मैं वो चाहता हूँ सहूलत के हवाले से। जी जी प्लीज, हमारा वक्त भी खात्मे के करीब है। डॉलर्स के रेट बढ़ गए हैं जी। पिछले साल जब हज एप्लीकेशंस ली गई थी शामी साहब, उस वक्त डॉलर का रेट था 180, अब आज का रेट आपके इल्म में 320-23। है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो पिछले साल का जो कॉस्ट थी, हम उसे बढ़ने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अब उसके लिए क्या हिकमत, जी मैं इस प्रोग्राम में बैठकर इंतहाई जिम्मेदाराना कहाँ से लाएंगे मसाइल? जी हिकमत अमली, एक बड़ा बिजनेस देते हैं हम एयरलाइंस को। ये हमारे पास जो कोटा है जो सऊदी गवर्नमेंट ने दिया वो है 1,72,210। ये लास्ट ईयर का कोटा था, यही कोटा रखा है। 50% जाता है प्राइवेट को और 50% हमारे पास आता है। हम एक बड़ा बिजनेस दे रहे हैं एयरलाइंस को, तो हमने उनसे मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया है। हम आपको बिजनेस देते हैं, आप हमारे हुज्जाज को कितना हमारे सब ब्रेक आ गया, एक ब्रेक आ गई नहीं सर, एक छोटी सी नहीं बात ब्रेक और आ गई, वक्त हमारा ऑलरेडी ऊपर हो गया, ब्रेक एक आ गई। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जनाब अली का मैं सबसे गुफ्तगू हुई थी हज के मामलात पर। सर एक जुमला आपका रह गया था, इसलिए आपको दोबारा ज़हमत दी, कोई बात पूरी हो जाए ताकि जो सुनने वाले हैं हुज्जाज इकराम है या पाकिस्तानी शहरी। शामी साहब ने बहुत अहम सवाल ये उठाया था कि जनाब वो एक्सपेंसेस को कट कैसे लगाया जाएगा, डॉलर ऊपर जा रहा है वगैरह वगैरह। शामी साहब 3 बड़े हेड्स हैं, ये सिर्फ अवाम अन्नास को बताने के लिए, आप जानते हैं ये बातें। नंबर 1 ट्रैवलिंग है, नंबर 2 कैटरिंग, नंबर 3 हाउसिंग। इन तीनों में एक कट लगाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो यहाँ बयान नहीं करना चाहता। मैं हर जगह खुद जाकर उन बिल्डिंग्स को चेक करके उनके रेट्स मैं खुद ज़मीन पर खड़े होकर मैं तय करना चाहता हूँ। कैटरिंग के मामलात, हम अपने हुज्जाज से पहले पैसे ले लेते हैं, 3 वक्त का खाना हमें देना होता है उन्हें। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और हम कम पैसों में ज़्यादा अच्छा खाना फराहम करेंगे। ट्रैवलिंग, जैसे मैं बात कर रहा था, मैं कुछ एयरलाइन से बात कर रहा हूँ कि जनाब हम आपको बिज़नेस दे रहे हैं, आप कितना कट लगाएंगे मुझे बताइए ताकि मैं हुज्जाज की दुआएं लूँ। मैं सिर्फ एक बात, बल्कि उससे पहले एक बात और जो आपने बात फरमाई थी वज़ीर हज के ताल्लुक़ से। शामी साहब, ये हमारा मुल्क है, हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पहली मोहब्बत पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कैसे अजीब अजीब काम होते हैं देखिए। अब मुझे खुद बात करते हुए भी, लेकिन मैं पाकिस्तान की ज़ाहिर मोहब्बत में ये बात कहूँगा, आप भी पुराने जाने वाले हैं हरमैन शरीफैन। हमारे 2 पाकिस्तान हाउसेस हुआ करते थे। कहाँ हैं वो पाकिस्तान हाउसेस? वो डिमोलिश हो गए। इसलिए डिमोलिश हुए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हरमैन की एक्सपेंशन होनी थी वुसअत के लिए। हुकूमत सऊदिया राह में आने वाले हर मकान दुकान की कंपनसेशन देती है। हमें कितने मिले पैसे? 160 मिलियन रियाल। 160 मिलियन रियाल। ये कब का वाक़या है? 12 बरस का। 12 बरस से वो पैसे हुकूमत सऊदिया के अकाउंट में मौजूद, ना कम ना ज़्यादा। वज़ीर हज साहब, अब इनसे गुफ्तगू हो रही है, हमें पैसे ना दें, यानी किसी ने 12 बरस में कई हुकूमतें आई चली गई, गौर ही नहीं किया, गौर ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर। ये ममलकत खुदादाद, हमारा वतन, हमने उनकी खिदमत में एक मौत दीवाना दरख्वास्त की कि सर पैसे न, अगर आप हमें नहीं दे रहे ना दें। हमें एक बिल्डिंग मक्का में और एक बिल्डिंग मदीना में दे दें।
शामी साहब ये काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने करा दिया। जो मिसाल आपने कायम की है और कर रहे हैं, ये तो फिर पूरी निगरान हुकूमत जो है वो कट लगाने पे लग जाए और इस तरह कफायत पे लग जाए तो फिर तो अब दिन ही बदल जाएंगे। मैं कैबिनेट की वकालत नहीं कर रहा, मैं गवाही दे रहा हूँ। इंसान की गवाही झूठी नहीं होनी चाहिए। पूरी कैबिनेट इसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। चलिए अल्लाह करे जी, इसमें बेहतरी है। अल्लाह हम ताला दो आपको कामयाब छोटे फरमाए। छोटे मौज़ूआत रह गए थे क्योंकि प्रोग्राम तो उसी पे था, लेकिन आज जनाब अनीक साहब मिल गए तो हमने गुफ्तगू पे कर ली। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं सिर्फ एक बात कहना जी, चाहता फरमाइए। हूँ, सिर्फ आखिरी बात। शामी साहब, आप जैसे लोग, आपको बहुत सुना जाता है, लोग आपके फॉलोअर्स हैं, इस कौम को मायूसी से निकाल दीजिए। बिल्कुल। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, क्या तुमने अल्लाह की कदर उस तरह की जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था? ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। छोटी छोटी आजमाइशें आती हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जु'i वन्नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, निकलेंगे, आगे जाएंगे। जज़ाकल्लाह। मैं आपका बड़ा ममनून। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम गुफ्तगू की। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे। सर चीनी का मसला है, पंजाब हुकूमत को आज एक रिपोर्ट पेश की गई है और बताया गया कि 55 से 56 अरब इजाफी रकम का फ़ायदा लिया है डीलर्स ने, सट्टाबाजों ने स्टे ऑर्डर की वजह से। निगरान हुकूमत ने कीमत मुकर्रर की थी, हाँ, जिसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने जी स्टे दे दिया और वो स्टे अभी तक चल रहा है। नहीं, अब सर निगरान सरकार ने फैसला किया कि फौरी रुजू करना है। तो निगरान सरकार जो थी वो भी उस पर अपील फाइल करती, उसकी जिम्मेदारी थी। और हमारे जज साहबान जो हैं उनको भी गौर करना चाहिए, अगर स्टे दें तो फिर जल्द फैसला भी कर दें। बिल्कुल, ये इससे एक बड़ी, एक मैं समझता हूँ, यानी मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक बड़ा मुकाम जो है ना हाई कोर्ट का, वो मुतस्सर होता है। अभी तो आप देखिए कि हाई कोर्ट के एक फादिल जज ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में हुक्म जारी किया सेशन कोर्ट को, क्या सेशन जज जो हैं चौधरी साहब को ले के अदालत में पेश करें। ये सेशन कोर्ट का मनसब नहीं है, वो बैलफ नहीं है। अब वो इनकार कर देते, मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर क्या होता? क्योंकि इनकार कर सकते थे। तो वो एक और मुकदमे में 23 लेकिन आज में गिरफ्तार उनकी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत रिहाई का हुक्म दिया, फिर उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। पता नहीं क्या हासिल होगा हुकूमत को इससे और क्या नुकसान होगा चौधरी परवेज़ इलाही का। हर गिरफ्तारी जो है रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा, और हमारी उनका कद जो है बूढ़े बाबे का कद, हमारे दोस्त का, जो हमारे हम उम्र हैं, हमारे दोस्त बड़े अब बुजुर्ग हो चुके और उनका कद जो है बड़ा होता जा रहा है। हर गिरफ्तारी ये काम बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। इंशाल्लाह कल तफसील से बात करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।